तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक रेडिएशन डैम्पिंग। इसको अब्राहम लॉरेंज फार्मूला भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं रेडिएशन डैम्पिंग होता क्या है। तो रेडिएशन डैम्पिंग कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो कि काइनेटिक एनर्जी जिसमें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ के हिसाब से कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज जो कि रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, यानी कि हर एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा खुद में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को निकालता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहाँ से आता है? तो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के द्वारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। कंसिक्वेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए गिवन फोर्स, यानी कि एक फोर्स के प्रभाव में ये जो चार्ज पार्टिकल होता है वो लेस एक्सेलरेट करता है न्यूट्रल पार्टिकल से, जबकि दोनों का मास सेम होता है। इस बात का ये मतलब है कि जो रेडिएशन है वो वापस से एक फोर्स डाल रहा है उसी चार्ज के ऊपर में, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं रेडिएशन रिएक्शन और रेडिएशन डैम्पिंग। सरल शब्दों में कहा जाए तो रेडिएशन रिएक्शन और रेडिएशन डैम्पिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को निकालता है, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वापस से उस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के ऊपर में एक फोर्स डालती है, जिससे कि वह चार्ज पार्टिकल जो होता है वो लेस एक्सेलरेट कर पाता है न्यूट्रल पार्टिकल्स की तुलना में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं ऐसे कि अगर F(E)xt अगर हम लोग माने कि एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर में, और उस पार्टिकल का मास m है, तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से F=ma हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, चूंकि बाहर से लग रहा है, तो F(E)xt=ma, जहाँ a क्या है? एक्सेलरेशन है। अगर अब हम लोग ये चीज माने कि अगर पार्टिकल जो है वो एक चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा? एक रेडिएशन इमिट करेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को। तो यहाँ फिर जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल हम लोग चार्ज पार्टिकल अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? रेडिएशन को इमिट करेगा, जो कि वापस से अपने बदले में क्या देगा? मोशन को डैम्प करेगा, यानी कि वापस से उसके ऊपर में फोर्स देगा, जिससे कि चार्ज पार्टिकल जो होगा लेस एक्सेलरेट करेगा। इसी को हम लोग डैम्पिंग बोलते हैं। तो विच इट टर्न विल डैम्प द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगर अब हम लोग ये माने कि इफ एफ रेडिएशन इज द डैम्पिंग फोर्स, यानी कि F(E)xt क्या माने थे हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स माने थे, और एफ रेडिएशन को अगर हम लोग डैम्पिंग फोर्स माने, यानी कि वो फोर्स जो वापस से उसके ऊपर में फोर्स डाल रहा है, तो हो जाएगा F(E)xt यानी कि बाहरी फोर्स प्लस रेडिएटिव फोर्स यानी कि डैम्पिंग फोर्स बराबर ma। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब आते हैं लार्मर्स फॉर्मूला में। अकॉर्डिंग टू द लार्मर्स फॉर्मूला, लार्मर फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो भी ऊर्जा या शक्ति, द टोटल पावर रेडिएटेड बाय अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, यहां पर वेलोसिटी जो होगा वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत ही कम होगा, v इज वेरी लेस देन c, इज गिवन बाय, इसको दिया जाएगा कैसे पावर को? तो पावर इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट 2/3 q² a²/c⁻³ a एक्सेलरेशन है, q क्या है? यहाँ पे चार्ज है, c विद द वेलोसिटी। तो पावर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो F रेडिएटिव है डॉट वेलोसिटी, यानी कि F फोर्स क्या लग रहा है? डैम्पिंग फोर्स लग रहा है इनटू वेलोसिटी बराबर, तब यहाँ साइन क्या होगा? कन्वेंशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डैम्पिंग हो रहा है, इसलिए साइन यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस 1/4πε0 2/3 q² a²/c⁻³। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। उसके बाद फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। तो एनर्जी जो भी लॉस्ट होगा पार्टिकल के द्वारा किसी भी समय में, वो बराबर होगा जो भी एनर्जी
रेडिएशन के द्वारा उससे निकल गई है, प्लस जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग सप्लाई किए गए हैं इनटू द वेलोसिटी फील्ड, यानी कि वेलोसिटी के द्वारा जो भी हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो भी इसमें सप्लाई कर रहे हैं, प्लस नाउ इफ वी एज्यूम दैट, अब अगर हम लोग ये चीज मान के चले कि एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, यानी कि जो हम लोगों को स्पेसिफाइड टाइम का इंटरवल दिया गया है, यानी कि समय का अंतराल जो दिया गया है, उसमें सिस्टम क्या होता है, वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है, मतलब कि जैसा था वो फिर से वो वैसा ही हो जाता है। तो जो नेट एनर्जी हम लोग सप्लाई किए थे वेलोसिटी फील्ड में, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर से वो वापस आ गया, तो जो भी ऊर्जा हम लोग लगाए थे वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो इक्वेशन 2 है उसको एनर्जी कंजर्वेशन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो समय का अंतराल हम लोग लेते हैं t1 टू t2 इंटीग्रेट के फॉर्म में, f रेडिएशन डॉट v वेक्टर dt इज इक्वल टू माइनस फॉर डैम्पिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 q स्क्वायर बाई c टू द पावर 3। फिर से समय का अंतराल ले रहे हैं t1 टू t2 a स्क्वायर dt इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3। ये इक्वेशन कहे कि तभी हो सकता है कि जब स्टेट जो होगा सिस्टम का वो आइडेंटिकल हो एट इंस्टेंट t1 पे और t2 पे, यानी कि सिस्टम का आइडेंटिकल होना बहुत जरूरी है इस इक्वेशन को वैलिड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अब अगर हम लोग माने कि इन द केस ऑफ पीरियोडिक मोशन के केस में जो समय का जो अंतराल होता है वो बराबर होता है टू एन इंटीग्रल नंबर ऑफ फुल साइकिल, जितना भी पूरा साइकिल होता है, एक बार पूरा घूमने में जितना टाइम लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, फुल साइकिल। तो उसमें क्या बोलते हैं, ये उसके बराबर होता है। द इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 3 में बी इवेल्युएटेड बाय पार्ट्स। अब कहें कि इक्वेशन 3 को हम लोग जो है इवेल्युएट कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा। कैसे, तो देखिए t1 टू t2 a स्क्वायर dt है, तो a स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, a डॉट a में तोड़ लेंगे दो पार्ट में। हम लोग क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन 1 टू dt, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन तोड़े तो कितना होता है, तो कहते हैं कि देखिए पहले को सेम टू सेम रखा जाता है, यानी कि dv बाई dt हम लोग रख दिए। फिर क्या करेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वहां से क्या निकला, वेलोसिटी निकल गया v फॉर्म में। लिमिट कितना है, t1 टू t2, फिर माइनस, फिर t1 टू t2 इंटीग्रेट दे करके लिमिट पहला का फिर दूसरा, दोनों दे दिए, तो इसका इंटीग्रेशन और फाइनल सबमिशन वगैरह कितना निकलता है, डी स्क्वायर बी वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेशन होता है एक का, फिर इसका इंटीग्रेशन होता है, यहां लिख दिए हैं तोड़ करके। पहला टर्म जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है और एक्सीलरेशन t1 और t2 पर आइडेंटिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, तो वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, बचेगा ये सिर्फ सेकेंड वाला फॉर्म, यानी कि डी स्क्वायर वी वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर डॉट वी वेक्टर डी टी t1 टू t2। तो t1 टू t2 a स्क्वायर dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t1 टू t2 d स्क्वायर b वेक्टर बाई dt स्क्वायर b वेक्टर डॉट dt टेंस टू इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये। यूजिंग द इक्वेशन 3 टेक्स द फॉर्म। अब क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 3 जो है, यानी कि ये इक्वेशन, ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, अब इसमें जब a स्क्वायर dt का फॉर्मूला वाला मान जब बैठाएंगे तो ये आ जाएगा t1 टू t2 f रेडिएशन डॉट v वेक्टर dt इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 q स्क्वायर बाई c टू द पावर 3 t1 टू t2 d स्क्वायर b वेक्टर बाई dt स्क्वायर डॉट b वेक्टर dt। a का ये मान है। अब क्या किए हम लोग, ये चीज बताएं कि अगर इस राइट हैंड साइड वाले टर्म को, यानी कि इसको, अब अगर हम लोग पूरे टर्म को अगर इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कॉमन इसमें से v वेक्टर डॉट dt लिए हैं क्योंकि दोनों में है, कॉमन ले लिए हैं। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड तभी हो सकता है जब रेडिएटिव फोर्स ये बराबर हो जाए इतना के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/3 q स्क्वायर बाई c टू द पावर 3 d स्क्वायर b वेक्टर बाई dt स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डी स्क्वायर बी वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक बार डेरिवेटिव हुआ है चेंज इन वेलोसिटी का, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सीलरेशन जानते हैं, और एक्सीलरेशन का अगर एक और बार डेरिवेटिव किया जाए तो उसको ए डॉट लिख सकते हैं,
तो ए मतलब कितना होता है, v का डॉट, यानी कि ए पे डॉट एक और है तो v पे दो डॉट हो जाएगा, एक बार उसका एक्सेलरेशन का और एक बार एक्सेलरेशन के डेरिवेटिव का, तो दो डॉट हुआ। तो एफ रेडिएशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका मान 1/4πε0 2/3 क्यू स्क्वायर बाई सी टू द पावर 3, और इसका मान हम लोग कितना बैठाएं, ए डॉट। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रेडिएशन रिएक्शन या फिर रेडिएशन डैम्पिंग फोर्स। इसको क्या बोल रहे हैं, ये फोर्स है रेडिएशन फोर्स, इसको क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन डैम्पिंग फोर्स, और इसको ही हम लोग बोलते हैं अब्राहम लॉरेंज फॉर्मूला। अब्राहम लॉरेंज फॉर्मूला, एफ रेडिएशन इज इक्वल टू 1/4πε0 2/3 क्यू स्क्वायर बाई सी टू द पावर 3 ए डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू एम टॉ ए डॉट। अब ये टॉ कहां से आया, तो टॉ का मान हम लोग माने हैं वेयर द कन्वीनियंस डैम्पिंग फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, टॉ को कन्वीनियंस डैम्पिंग फैक्टर। कितना हो जाएगा, एफ रेडिएशन इज इक्वल टू 1/4πε0, इतना का मान हम लोग क्या किए, टॉ खाली मान लिए 1/4πε0 2/3 क्यू स्क्वायर बाई एम सी क्यू, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 जो है हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ ई एक्स टी इक्वल टू एम टॉ ए डॉट इक्वल टू एम भी डॉट, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या दिया होता है इसका मान, देखिए इक्वेशन 1 में एफ रेडिएशन प्लस एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए का मतलब बी पे डॉट, ठीक है। तो ए का मतलब बी पे डॉट, ए डॉट का मतलब बी पे दो डॉट, यहां पर दो डॉट बैठाएंगे, यहां पर कितना, एक तो बैठाया हुआ है, तो यहां से क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, एम भी डॉट माइनस टॉ भी डॉट डॉट इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी। अब ये जो है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द अब्राहम लॉरेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्राहम लॉरेंज इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है, ठीक है। तो यही था रेडिएशन डैम्पिंग अब्राहम लॉरेंज फॉर्मूला।